नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले बहुत ही जीएस के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हें लेकर आया हूँ यहाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आओ सबसे पहले जानते हैं हम रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। इसके बारे में रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में वैसे तो सब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक मोटी नजर डाल लेते हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, यानी 4 विषय। सबसे पहला विषय है सामान्य विज्ञान, यानी जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 अंक के होते हैं। दूसरा है गणित, गणित के 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक के होंगे। तीसरी है रीजनिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के और 30 ही अंक के होंगे। और जो हम अब बात कर रहे हैं वो है कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। इसमें हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर दोनों कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके करने के लिए टाइमिंग कितनी है? तो 90 मिनट। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में पंचायती व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो सबसे पहले हम जानते हैं पंचायत व्यवस्था के बारे में। तो हम पेन चेंज कर लेते हैं कलर। पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में। कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुई। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? जब प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टार्ट की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत आती है? तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। अगर पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं रिपन। कौन माने जाते हैं? रिपन। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ये जो समिति थी कब बनी थी? तो ये बनी थी सन 1957 में गठित हुई थी ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आगे इससे आगे हम जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हुआ राजस्थान। ठीक है, क्या हुआ इसका राइट आंसर? राजस्थान। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है कि नई अध्यक्ष कौन बनी? तो पूछा जाए तो पहले हम जानते हैं कि जो यूपीएससी है ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? ये संवैधानिक क्या होता है? तो संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लेख किया गया है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। कहाँ पे? हमारे भारतीय संविधान में। और पूछा जाएगा किस भाग में है? तो भाग 14 में है, इसका वर्णन किया गया है। तो इसका वर्तमान में पूछा जाएगा इसकी कौन है अध्यक्षता? तो अध्यक्षता है कौन? प्रीति सुदून। कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रीति सुदून। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर अगला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किससे दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा कुमार बिरला मंगलम। लेकिन इनसे अलग और किस किस को मिला है? तो इनसे अलग अलग और किसको मिला है? तो इनसे अलग मिला है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर आपसे पूछा जा सकता है और किसे मिला है? श्रद्धा कपूर को मिला है। और सुनील शेट्टी और एक है सचिन
पियंगावकर, इनको भी साथ साथ मिला है। आप ध्यान रखेंगे कि जो लता दीनानाथ पुरस्कार है वो 2025 में किसको मिला है? कुमार बिरला मंगलम और श्रद्धा कपूर, सुनील शेट्टी और सचिन सचिन तेंदुलकर नहीं है, ध्यान रखेंगे, सचिन प्रियंकर हैं ये, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत, पूंजी निर्माण से संबंधित डाटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन थी? यानी पूछ रहा है कि 1956 से किसके द्वारा राष्ट्रीय आय को, उपभोग और व्यय, बचत, इन सभी को डेटा जारी किया जाता है? तो उस समय था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसे बोला जाता था CSO। क्या बोला जाता था? CSO। लेकिन वर्तमान में ये CSO किस में चेंज हो गया? NSO में। यह है हो गया, इसका नाम बदलकर हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कब का क्वेश्चन है? तो ये है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी सन 2018 के क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, 2025 चल रही है, तो 2025 में पूछा जाएगा किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा किया जाता है। पहले क्या था? इसका नाम CSO था, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा क्या? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे योजना आयोग के बारे में। तो योजना जो आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च सन 1950 में, ठीक है। ये क्या है? ये एक नीति, जो भी पंचवर्षीय योजना बनती है तो उनको बनाने का या उनको थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है योजना आयोग। और योजना आयोग कैसी है? तो ये एक योजना आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो एक असंवैधानिक, कैसा? असंवैधानिक असंवैधानिक निकाय है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संविधान में योजना आयोग का किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। आपसे पूछा गया है इसमें अध्यक्ष कौन थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय? तो देखो, पहले बात करते हैं हम पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय जो योजना है, जो स्टार्ट हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, कब स्टार्ट हुई? तो स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 के बीच में ये चली थी। लेकिन जो योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं पदेन रूप से, कौन होता? प्रधानमंत्री। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। किस समय? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हम अगर और इसको योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो योजना आयोग को वर्तमान में जाना जाता है नीति आयोग के नाम से। किस नाम से? चेंज नहीं हुआ। इसे जाना जाता है नीति आयोग के नाम से। इसकी स्थापना, इसका योजना आयोग का नाम बदलकर कब रखा गया? तो इसका नाम बदलकर रखा गया था 1 जनवरी सन 2015 में। कब? 1 जनवरी सन 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मैंने बता दिया ये कैसा है। नीति आयोग भी एक असंवैधानिक निकाय हुआ। क्यों? क्योंकि जब योजना आयोग ही एक असंवैधानिक निकाय है तो इसका नाम ही चेंज हो गया है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, तो मैंने बता दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 तक। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान पूछा है तो ये स्टार्ट हुई 1956 से 1961 तक स्टार्ट हुई, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। इसका राइट आंसर होगा क्या? होगा इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू।
पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार जो नदी है वो किस भारतीय राज्य में बहती है? तो जो पेरियार नदी है वो है कि यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये? सबसे लंबी नदी। ये कहाँ से निकलती है पूछा जाए तो ये है पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट के ऐसा मान लो पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में गिर जाती है। पूछा जाएगा कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। गिर कहाँ जाती है? तो अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। और इसे केरल की क्या बोला जाता है? पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केरल की जीवन रेखा भी बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। आगे है सुप्रीम कोर्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2025 में सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने सन 2025 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ए है डिजिटल पहुंच, बी इंटरनेट स्पीड, या सी मोबाइल उपयोग, या डी मोबाइल डेटा सब्सिडी। तो इन सभी का इसका राइट आंसर होगा डिजिटल पहुंच। क्या होगा इसका राइट आंसर? डिजिटल पहुंच। तो अब बात करते हैं, देखो हम मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में है हम बात करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार किस भाग में है, अगर संविधान में पूछा जाए संविधान के किस भाग में, तो भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में। और आर्टिकल अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से और 35 तक इनका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकारी की संख्या पूछी जाए कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है हमारी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है समानता का अधिकार। किसका है? समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल नंबर 14 से और 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? तो 19 से और आर्टिकल नंबर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। चौथा है धर्म की या धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ये कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 25 से और 28 तक इसमें वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता का। जबकि पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है? पांचवा है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अपनी शैक्षिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 29 और 30 में इनका वर्णन किया गया है। और जो 6 है सबसे महत्वपूर्ण है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है परीक्षा में ये, और यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। क्या? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखो, उष्णकटिबंधीय का मतलब है जो, देखो ये है पृथ्वी, या इसे मान लेते हैं हम ग्लोब। ठीक है, जब हम ग्लोब है तो इस ग्लोब में हम क्या मानते हैं, ये है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ से ये है हमारी 23.5 डिग्री। ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे क्या है? साउथ। नीचे ये वाली क्या है? 23.5 डिग्री, यह है मकर रेखा। तो ये वाली कौन सी है? ये है कर्क रेखा। तो देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, जहाँ ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा, ये क्या है? 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य, यानी भूमि को आदि करने वाली रेखा, या इसी को बोलते हैं हम विषुवतीय रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा। तो देखो, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा की मात्रा अधिक, मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। उस अधिक मात्रा के कारण यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं? ऊंचे ऊंचे और घने जंगल, घने जंगल पाए जाते हैं। उन्हीं घने जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मोस्टली ये पाए जाते हैं पश्चिमी तट के क्षेत्र में। कहाँ पे? पश्चिमी तट, पश्चिमी तट और अंडमान निकोबार, और उससे अलग पूर्वोत्तर भारत, जहाँ बारिश कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत। बारिश की मात्रा कहाँ होती है यहाँ पे? तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक पाई जाती है यहाँ पे बारिश। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्या होगा इसका राइट आंसर? केरल। वह प्रक्रिया जिसमें पूछा गया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जल है रिसकर भूमि में प्रवेश करता आता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन, यानी कि अंत, अंत है संदन। चलो, लोकु नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियो है आप तक जरूर पहुंचे। तो चलो लोकु नृत्य उत्सव, चलो लोकु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, ये चलो लोकु नृत्य उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य हैं? तो और आपको याद रखने हैं, जो सोलुंग है। क्या है? सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है न्योकुम उत्सव, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा लोसर, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोसर उत्सव। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। चलो लोक नृत्य उत्सव कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग उत्सव भी है, न्योकुम उत्सव और लोसर उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये और ये दोनों। आगे है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? तो सबसे पहले जानते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वो सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो सर्वप्रथम दिया गया था 1991, 91, 92 में, सबसे फर्स्ट टाइम कब दिया गया? 1991, 92 में। और इसे क्या बोला जाता है? इसे यह क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। क्या है? भारत का सर्वोच्च
खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया था सन 2021 में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त को जन्म हुआ था। इसी कारण से इस 29 अगस्त को हम किस दिन के नाम से जानते हैं? खेल दिवस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खेल दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? 2021। आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो ये जारी करते हैं कौन, किसके द्वारा? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर्स। ये क्या है? यह जारी करता कौन है? जारी करता। ये पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। जारी करता कौन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। कितने देश इसमें शामिल हैं? तो इसमें देश, टोटल देशों की संख्या है 180 देश इसमें शामिल है, जिसमें से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का वर्तमान में यानी 2025 में 151वां स्थान है, 2025 में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 2024 में कौन सा स्थान था? तो इसका 2024 में स्थान था 159वां। आपको ध्यान रखना है, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चुन चुन के लेकर आया हूं। तो इसका राइट आंसर होगा 151वीं रैंक थी 2025 में। आगे है देशांतर और अक्षांशों के बारे में इनमें से कौन गलत कथन पूछ रहा है? गलत कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले हम ग्लोब बनाते हैं एक। ग्लोब में देखो, यहाँ इसको जानते हैं हम, ये क्या है? यह नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, यह है साउथ ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव। नॉर्थ ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक क्या आती हैं? कुछ रेखाएं आती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें बोला जाता है देशांतर। क्या बोला जाता है? देशांतर। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दूसरे ध्रुव पर जाकर क्या होती हैं? मिल रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए देश अक्षांश की, तो अक्षांश होती हैं ये वाली रेखाएं। यहाँ से ये क्या है? ये हमारी वेस्ट, ये है ईस्ट, ये हो गए अक्षांश। इन्हें बोला जाता क्या? अक्षांश। और जबकि ये जो खड़ी हैं ये क्या है? देशांतर। तो देखो, गलत पूछ रहा है। तो अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो सही बात है, अक्षांश क्या कर रहे हैं? यहाँ से सीधे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। बिल्कुल ये वाली जो रेखा है सीधी वाली, ये थोड़ा खिंच नहीं रही है, ये वाली रेखा बिल्कुल सही है। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही रेखा को देशांतरित करती हैं। और सी है, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो कर रही हैं, यहाँ पर, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये कर रही हैं। इसका मतलब ये गलत हुआ। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे होंगे यहाँ से ये वाली स्टार्ट हो गई है, ये इसके समांतर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देशांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जबकि ये करती हैं। आगे है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो पूछ रहा है कि जो जिन है, जिन शब्द का जिन, जिन का मतलब क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता, यानी कि अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। सभी जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उन पर, अपने आप पर, लोभ लालच इन सभी पर विजय प्राप्त कर लेने वाले को हम क्या कहते हैं? जिन कहते हैं, जैन धर्म में। अब बात आती है जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए आपसे, संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? आदिनाथ के नाम से भी हम
जानते हैं। लेकिन आप वहीं आपसे अगर ये पूछ लिया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, यह है महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी। ये कौन से नंबर के तीर्थकर थे, तो ये थे 24वें नंबर के तीर्थकर। कौन से थे, 24 नंबर के, या अंतिम तीर्थकर भी माने जाते हैं, माने जाते नहीं थे। ये कौन है, अंतिम तीर्थकर, अंतिम जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर। ठीक है, आगे है, अगर आपसे पूछ लिया है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर, तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। बहुत बेहतरीन कंटेंट है ये। मैं आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर से जरूर करें, और साथी को साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विजेता। आगे है अर्थशास्त्र में मांग। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। इकोनॉमिक्स में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान यानी स्लोप सामान्यता कैसी होती है। तो देखो ये होती है ऐसी, इस टाइप से, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे कि कभी किसी भी वस्तु का, अगर कोई वस्तु है, अब वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, उसकी मांग घट जाएगी, मांग घट जाएगी। और वहीं अगर वस्तु की कीमत, कीमत क्या है, कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। यही इसी नियम पर आधारित है। तो इसका नियम, क्वेश्चन आंसर है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है, आगे है 1930 में नमक उत्पादन पर, क्या 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विद्रोह था। तो नमक विद्रोह आप सब जानते हैं कि नमक विद्रोह कौन था, किसके द्वारा, तो दांडी मार्च यात्रा के समय स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च यात्रा अब पूछा है कब स्टार्ट की, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अपने अनुयायी के साथ, अनुयायियों के साथ। कितने किलोमीटर की थी, तो सॉरी 241 मील की थी महात्मा गांधी जी। अगर पूछा है महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, कौन सा था प्रथम सत्याग्रह, कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह था। कब स्टार्ट हुआ, 1917 में। कहाँ पर, बिहार में चंपारण खेड़ा में। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। अगर पूछा जाए खिलाफत दो आंदोलन है वो कब कब हुआ, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से 1924 तक। तो ये क्या है, ये चंपारण सविनय, जो दांडी मार्च यात्रा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था, एक हिस्सा था। आगे है दांडी मार्च यात्रा, इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन, यानी कि संविधान के अंतर्गत दे रखा है कि 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दे रखा है, किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो पहला है अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकालीन यानी राष्ट्रपति शासन। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल ये, तो 356 में हम क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऐसा कोई हमारे यहाँ पर आपातकाल नहीं है, तो इसका गलत आंसर होगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 358 किससे संबंधित है, सॉरी, तो देखो जब 358 क्या होता है कि जब भारत में आपातकाल लगता है, आपातकाल यानी इमरजेंसी लगती है,
तो ये क्या करती है, आपातकाल में सबसे पहले 358 लागू होगा और 358 लागू होते ही क्या कर देगा, जो आर्टिकल 19 और 20 है, सॉरी 19 और 20 है, उनको क्या कर देगा, निलंबित कर देगा। ठीक है, निलंबित करने का कार्य करता है कौन सा, 358। आगे है पुलित्जर पुरस्कार। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये दिया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो पत्रकारिता। अब आज की क्लास यहीं तक रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को हमारी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।